हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशनल इंसाइट्स। आज करने वाले हैं हम पार्ट 4 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बॉक्स करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड। रिड्यूसिंग एंड क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में ना रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड के बारे में पढ़ा था। मैं ये नहीं अभी आपको बताऊंगी कहाँ पढ़ा था, क्या था इसका मतलब, बट ये रिड्यूसिंग एंड अगर किसी को पता है टर्म तो प्लीज मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। हमने कल न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, तो प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स के बारे में हमने स्टडी करा था। तो प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स क्या है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। HbCl हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था कल हमने बिल्कुल क्लास के एंड में। उसको आप उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके मेजर कंपोनेंट मैंने बोला था आपको, ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर वाला पार्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो उससे मैंने क्वेश्चन पूछे आपको, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपको आते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, और अगर आप एक भी आते हैं ना तो प्लीज उस एक का भी आंसर दीजिए। जरूरी नहीं है आपको तीनों आने चाहिए, आपको जितना भी आता है जो भी आता है आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। आई होप जिसको आंसर देना होगा उन्होंने दे दिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप जाके लास्ट क्लास को चेक कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों अवेलेबल हैं, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में। ओके डन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, एंजाइम्स के बारे में। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। देखो सारे के सारे एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। There are some nucleic acid that behave like enzyme. These are called ribozyme. देखो अब क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड का वेट करता हूँ प्लीज। क्या लिखा है इसमें, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। तो सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रोटीन के बारे में पढ़ा था ना, तो वो कह रहे हैं कि अब क्या इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में, उसके फंक्शनिंग के बारे में। तो वो क्या कह रहा है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन भी आएगा इसमें, एक एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन आते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, राइबोजाइम। देखो राइबोजाइम क्या होता है, एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। RNA आपने पढ़ा है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसी न्यूक्लिक एसिड की वहां पे बात हो रही है कि वो न्यूक्लिक एसिड एक टाइप के एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। ठीक है, इतनी ही बात हमको समझ में आ गई। और एंजाइम होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता मैं आपको थोड़ा बेसिक में बता दूं। एंजाइम वो होता है जो भी किसी चीज की एक्टिविटी को, किसी चीज के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज करने का काम किसका होता है, एंजाइम का। जैसे हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं ना, कि हमने कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया। हम जब ह्यूमंस की बात करें या हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो उस केस में हम क्या पढ़ते हैं, एंजाइम्स के बारे में। चलो आगे पढ़ते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे हर प्रोटीन के बारे में हमने लास्ट क्लास में प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ऐसे ये कह रहे हैं कि एंजाइम की भी कैसी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं प्रोटीन के जैसे ही, वो सब जैसे प्रोटीन में होते हैं ऐसे एंजाइम्स में भी होते हैं। एंड एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं जैसे कि हर किसी एंजाइम के बारे में हमने, हर किसी प्रोटीन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैं हल्का हल्का थोड़ा बहुत रिवीजन आपको देती चलती हूँ। सेकेंडरी में हमने उसको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के हिसाब से पढ़ा था। तो वो यही कह रहा है कि जैसे आपने प्रोटीन के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे एंजाइम भी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को शो कर पाते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने एक और चीज पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर बायोलॉजिकल नीड्स।
When you look at a tertiary structure upon itself, the chain crisscross itself and hence many cervix and pockets are made. ये क्या है? क्रिस क्रॉस देखो एंड चलो एक बार ना मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, मैं ना एक बार इसको रीड कर देती हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं हाईलाइट कर दूंगी और एक्सप्लेन मैं सारा एक साथ करूंगी इसे. One such pocket is the active site. An active site of an enzyme is a cervix or pocket into which the substrate fits. एक second. Yeah. Thus, enzyme though their active site catalyst reaction at a high rate, ये क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं हाई रेट पे. एंजाइम कैटेलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज. एंजाइम का कैटेलाइज करना मतलब एंजाइम का रेट को बढ़ाना बहुत डिफरेंट होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोले. अगर हम केमिस्ट्री की बात करते तो केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट डालते हैं ना, कि मान लो मेरे को किसी रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो मैंने निकल डाल दी. निकल इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. तो वो कह रहे हैं एंजाइम का कैटलिस्ट करना, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना डिफरेंट है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह पढ़ते हैं उससे. ठीक है. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर. जब हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करते हैं ना तो वो क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप सोच लो कि जो केमिस्ट्री केमिकल लैंग्वेज में जो हम साइंस लैब में काम करते हैं उसकी बात करें तो वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर. बहुत बार आपने सुना होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा अपने आप. हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इंक्रीज कर दो तो भी रिएक्टिव रिएक्शन बढ़ेगा. ये क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे एफिशिएंट होते हैं. वाइल एंजाइम्स की अगर बात करें हम तो हाई टेम्परेचर से अबव 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस से अबव का एक टेम्परेचर लेके चलते हैं. वहां पे जाके वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं. भाई एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर है ना, ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर एंजाइम्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. तो 40 डिग्री एक नैरो रेंज के अंदर ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता. हम कोल्ड ब्लडेड नहीं है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है. ठीक है. हम अपना बॉडी के टेम्परेचर को ह्यूज वेरिएशन नहीं दिखा सकते. तो वो कह रहा है कि एंजाइम को अगर आप बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे एक कौन सी रेंज बता रहा है कि 40 डिग्री से अबव लेके जाओगे तो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, डैमेज हो जाता है. हाउएवर एंजाइम्स isolated from organism who live under extremely high temperature are stable. देखो बहुत सारे टेम्परेचर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ना, वो यूजुअली हाई टेम्परेचर रेंज में ही रहते हैं. बहुत सारे आपने हॉट में और बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा नेचुरली बहुत गर्म पानी उबलता रहता है, या बहुत सारी जगह पे ऐसे सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं, कहते हैं इसमें नहीं नहाना चाहिए. या बहुत सारे चाइना और जापान साइड में बहुत सारे आपको स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे जिनसे बोला जाता है कि आप इसे थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो क्योंकि बहुत ज्यादा सल्फर लेवल होता है उसमें. तो हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स जो हाई टेम्परेचर उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अब वो सोचो ऑर्गेनिज्म रही इतने हाई टेम्परेचर पे 80 90 100 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर की रेंज में रह रहा है तो मतलब उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम होंगे वो उस एक्टिविटी उस टेम्परेचर रेंज में ही काम करते होंगे. तो कह रहे यूजुअली तो ये डैमेज हो जाते हैं बट कुछ ऑर्गेनिज्म जिनका क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसे रहने वाली है जो इतने हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो वहां पे इनको कोई एंजाइम की एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आती. तो उस कंडीशन में वो एंजाइम्स क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर. और उनकी कैटालिटिक पावर जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने की पावर है वो तब भी रहती है अपॉन 80-90 डिग्री सेल्सियस. Thermal stability is thus important quality for an enzyme isolated from thermophilic organism. देखो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या, हाई टेम्परेचर वाले ऑर्गेनिज्म में से आप कुछ उनमें देखते थे थर्मल स्टेबिलिटी एंजाइम्स में होनी जरूरी है कि वो हाई टेम्परेचर में स्टेबल रह पाए. अगर उनके पास थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है कि भाई हम तो 40 डिग्री से ऊपर होते एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा डिजेनरेट हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर में उस रेंज में वो ऑर्गेनिज्म
अपना मेटाबॉलिज्म में अपना और अदर फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे ना, ये सिंपल सी बात है। अब जो बात मैंने बोली थी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, वो है एक्चुअली क्या होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। यस, सी देखो, ये क्या है, मान लो मेरा कोई ये एक सबस्ट्रेट है, इसको मैं एस नाम से, सबस्ट्रेट क्या होता है ये आगे पढ़ता है। मान लो ये सबस्ट्रेट वो चीज है जिसको रिएक्शन करना है, ठीक है। और ये मैंने ले लिया कि मेरा ना कोई एंजाइम है ऐसे, ये मेरा ना एक टाइप का एंजाइम है। ये एंजाइम का क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये बढ़ा देगा या इसको जो भी फंक्शन, जो भी रिएक्शन टेक आउट करनी है वो कर देगा। आपको यहाँ पे एक हल्के से गैप से दिख रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स या पॉकेट। इसी पॉकेट में ये एक एक्टिव साइट है जहाँ पे जाके क्या करेगा, ये हमारा जो सबस्ट्रेट है ना, मैं एक बार वापस से ड्रॉ कर देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, कुछ इस टाइप का। और ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट जाके इस एक्टिव साइट पे, जो ये पॉकेट्स वाली साइट है, इस पे जाके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, मैं एक बार वापस से रीड करके दिखा दूं आपको। द चैन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस सर्विक्स और पॉकेट्स आर मेड। ये किसके बारे में बोल रहे हैं, एंजाइम के बारे में। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये ऐसे क्रिस क्रॉस करके प्रोटीन इसमें असेंबल हो गया और ऐसे पॉकेट्स बन गई। वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। मैंने इसको क्या बोला, एक्टिव साइट। ये पॉकेट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट पे जाके क्या करेगा, सबस्ट्रेट फिट कर जाएगा। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ सर्विक्स ऑफ पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट। यहाँ पे देखो जाके मैंने सेकंड डायग्राम में सबस्ट्रेट फिट कर दिया। Thus, enzyme though their active site catalyze the reaction at high rate. इसी के थ्रू, अपनी एक्टिव साइट के थ्रू रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा एट हायर रेट। इतना हमने समझ लिया अच्छे से, डन। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या है आगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है 9.8.1 में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हाउ डू यू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम को अंडरस्टैंड करने से पहले, एंजाइम को सीखने से पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस, अ फिजिकल चेंज। देखो कह रहा है कि केमिकल कंपाउंड बेसिकली दो टाइप ऑफ चेंज करते हैं, फिजिकल चेंज और या केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होएगा, सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन शेप। फिजिकली जो आपको विजिबल हो, चेंज इन शेप हो गया विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, therefore a physical process. Another physical process is change in state of matter. देखो फिजिकल चेंजेस के अंदर आ गया कि आपने उसने अपना शेप बदल लिया, बॉन्ड्स वगैरह अंदर के नहीं तोड़े। अंदर के बॉन्ड्स का मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड, ये थोड़ा बहुत बेसिक तो हमको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड होते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये इसे बॉन्ड कहते हैं ना। विदाउट बॉन्ड तोड़े, ब्रेकिंग करे, अगर आपका कोई चेंज है, मान लो आपके किसी शेप में चेंज आ रहा है, स्टेट में, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, हमारी स्टेट होती है ना, कि कोई चीज आइस से वाटर बन गई तो सॉलिड से लिक्विड हो गया तो ये स्टेट चेंज हुआ। वाटर से वेपर बन गया तो लिक्विड से गैसियस बन गया तो स्टेट चेंज हुआ। ये सारे क्या होंगे, हमारे फिजिकल प्रोसेस। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, these are called chemical process. अब chemical reaction के बारे में क्या हुआ, chemical reaction क्या होएगा, अभी physical में क्या पढ़ा, bond नहीं टूटे, वो उसके अलावा जो भी चेंज वो फिजिकल। अगर कहीं पे बॉन्ड ब्रोक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। वन ऑफ द एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, देखो BA क्या है, OH2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आगे जाके क्या बना, BaSO4 प्लस H2। आपने देखा सल्फ्यूर SO4 पहले दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड वाले कंपाउंड में था, अब वो किसके साथ, बैरियम के साथ जाके अटैच हो गया, चेंजेस आए ना, ये बॉन्ड, नए बॉन्ड टूटे, सॉरी पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, ये क्या आएगा, केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन के बारे में दिख रहा है, इज अ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, सिंपली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ये क्या लिख रखा है, हमको तो स्टार्च वगैरह के बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। वो कह रहे हैं ये तो हमारी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हुई। ऐसी रिएक्शन हम केमिस्ट्री में देखते हैं ना,
यहाँ पे सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये क्या कह रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, स्टार्च होता है एक टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स। ये स्टार्च अगर ग्लूकोज से मिलके बनता है स्टार्च, आपको पता है। अगर ये स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाएगा तो वो क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स बन रहे हैं और टूट रहे हैं, है ना। स्टार्च एक लॉन्ग चेन में होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अब बॉन्ड टूट रहे हैं, है ना। तो क्या बना, हमारा ग्लूकोज बना, तो केमिकल रिएक्शन हुई। ऑर्गेनिक इसलिए बोला क्योंकि ये और लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, प्रॉपर उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी क्या होता है, वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। देखो रेट का मतलब क्या, मैं बार बार आपको रेट 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 बोल रही हूँ कि एंजाइम रेट को इंक्रीज कर। रेट क्या है, वो रेट का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो होता है हमारा रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो फाइनल में जाके बनता है, वो कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ मेरे को क्या बन के आया है, तो वही फाइनल प्रोडक्ट की बात है। प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में बन रहा है। अगर कहीं पे किसी एरिया में कोई प्रोडक्शन हाउस खुला हुआ है, वहाँ पे कोई चीज बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ ही टाइम में 5-10 मिनट में ही 100 प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए, तो उसका रेट बहुत तेज है। और उससे वहीं पे अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे पूरे दिन में 100 प्रोडक्ट बन रहे, मतलब 8-9 घंटे की शिफ्ट में 100 ही प्रोडक्ट बन पा रहे, तो वहाँ पे रेट कम है। तो वही वाली बात है, रेट क्या होगा, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट को आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। वेलोसिटी क्यों, वेलोसिटी इज लाइक स्पीड, कितनी स्पीड में लोग काम कर रहे हैं। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। रेट किसके थ्रू इन्फ्लुएंस हो सकता है आपका, टेम्परेचर के थ्रू। रेट मतलब फॉर्मेशन वाला, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम किसके थ्रू इन्फ्लुएंस हो सकता है, टेम्परेचर। उसके अलावा एक्चुअली हमने अभी तक टेम्परेचर पढ़ा, बट टेम्परेचर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पीएच। पीएच क्या होता है, एसिडिक बेसिक रेंज के लिए पीएच स्केल पढ़ते हैं ना, पीएच वगैरह भी बहुत मेंटेन करता है कि एसिडिक है, बेसिक है। चलो इन सबको छोड़ते हैं, आगे हम डिटेल में इसके बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्रीज चेंज इन 10 डिग्रीज चेंज इन आइदर डायरेक्शन। ये वाला लाइन पढ़ो जो मैंने अभी हाईलाइट करी है। क्या है ये लाइन, एक थंब रूल क्या बताता है, मतलब एक टाइप का मेजर रूल है कि अगर मान लो मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया, अभी मेरा काम चल रहा है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया, मतलब मैंने अब टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या कह रहा है, रेट जो होगा ना, या तो वो आपका डबल हो जाएगा, पहले जो काम कर रहे थे उससे भी डबल रेट पे काम करेगा विद 10 डिग्री पे अगर चेंज आता है, या रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय हाफ, मतलब जैसा पहला चल रहा था उससे आधा हो जाएगा रेट। 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करा, या तो आप उस 10 डिग्री को 30 से 40 ले जाओ या 30 से 20 ले जाओ, 10 डिग्री का चेंज लाना किसी भी डायरेक्शन में ला सकते हो आप, अबव भी लेके जा सकते हो, डाउनवर्ड भी लेके जा सकते हो, बट 10 डिग्री के चेंज के साथ या तो रेट डबल हो जाएगा या रेट हाफ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Catalyst reaction processed at a rate vastly higher than uncatalyzed ones। क्या कह रहा है, कैटेलाइज्ड रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन कैटेलाइज कर रहे हैं हमने, मतलब एंजाइम के थ्रू रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया, तो बहुत तेज हायर रेट पे काम करेगी विदाउट अनकैटेलिस्ट, मतलब जिसमें कैटेलिस्ट आपने ऐड नहीं करा उसके कंपैरिजन में। कैटेलिस्ट तो हमको पता है वैसे भी एंजाइम के मतलब वैसे भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, तो वही वाली बात लिखी हुई है। When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher in the same than the same but uncatalyzed reaction। कुछ नहीं, ये सेम बात लिखी हुई है। अब देखो एक रिएक्शन दिखा रखी है आपको यहाँ पे, CO2। CO2 क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर इज योर पानी। पानी के अंदर हमने क्या डाला, एक टाइप का एंजाइम डाला, क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये आपको ना जब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है ये वाली रिएक्शन को। तो आगे जाके क्या बना, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
हमने क्या डाला उसमें ऊपर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आया, कार्बोनिक एसिड, दैट इज योर H2CO3। क्या आपने ये इतना बोल दिया, बट ये इसका हमको हेल्प क्या है, ये हेल्प जो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं वो ये वाला पैरा से पता चलेगा। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, हमने जब एंजाइम नहीं डाला रिएक्शन बहुत स्लो थी, ठीक है, विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 1 घंटे में बन रहे थे। कितने मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल, किसके, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या था, H2CO3 था ना, कार्बोनिक एसिड। एंजाइम क्या हुआ हमारा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। जब हमने एंजाइम नहीं डाला था 200 मॉलिक्यूल कितने, 1 घंटे में जाके बन रहे थे। बट हमने जब एंजाइम उसमें डाला, व्हेन however by using enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, एंजाइम का नाम क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, रिएक्शन की स्पीड ड्रामेटिकली मतलब बहुत ह्यूज रेट पे बढ़ गई। अब देखना कि कितने, ये कितना है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स, 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म्ड पर सेकेंड। 1 घंटे में 6 लाख मॉलिक्यूल नहीं बन रहे, हर सेकेंड, ठीक है, हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे। रिएक्शन आप देख रहे हो कितनी इंक्रीज हुई, जहाँ पे पहले विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में जाके, मतलब 60 मिनट में जाके बन रहे थे, अब 1 घंटे में क्या, 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बना के दे रहे हैं आपका प्रोडक्ट। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन, कितना, 10 मिलियन टाइम्स, 10x टाइम्स, 10 मिलियन x टाइम्स क्या हो गई, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, ठीक है। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। ये पावर ऑफ एंजाइम आपने देख ली ना, एंजाइम की पावर क्या है, कहाँ से रिएक्शन को कहाँ तक ले गया। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम, ईच कैटलाइजिंग अ यूनिक chemical or metabolic reaction, a multi-step chemical reaction when each step is catalyzed by same enzyme complex or different enzyme is called metabolic pathway। ये metabolic pathway का मतलब क्या है, pathway is like a whole process, एक के बाद दूसरा स्टेप हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, अगर ये बहुत सारे स्टेप हो रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, हर स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम्स वगैरह यूज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाने का, ये जो ये होता है ना, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, ये एक साइकिल होती है, ये पढ़ेंगे हम 11th में पढ़ते हैं हम। इसमें क्या होता है, ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है, मतलब 10 स्टेप में जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनने का प्रोसेस। तो ये एक टाइप का मेटाबॉलिक पाथवे होगा ना, मैंने अभी क्या बताया, बहुत सारे स्टेप होते हैं इसमें, इसमें तो 10 स्टेप है, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे is actually a metabolic pathway where glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। 10 स्टेप वाले रिएक्शन जिसमें 10 डिफरेंट एंजाइम्स को कैटेलाइज करते हैं। व्हेन स्टडी रेस्पिरेशन, जब हम मैं बता रही थी ना, आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 12 में, यू विल स्टडी दीज रिएक्शन एट दिस स्टेज यू वुड नो that these very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction give rise to a variety of metabolic end products in our skeletal muscle under anaerobic condition lactic acid is formed। ये क्या लिखा है, देखो हमारे skeletal muscles में जब हम anaerobic condition, aerobic होते हैं जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अवेलेबल है, anaerobic जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं हो पाता, that is your anaerobic reactions, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि एनाएरोबिक रिएक्शन अगर हमारे स्केलेटल मसल्स में होती है, मतलब हमको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो हमारे उसमें मसल्स में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं ना बहुत लोगों को, वही अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड वाज फॉर्म इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, द सेम पाथवे लेड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल अल्कोहल। कुछ नहीं, सब ना आगे जाके पढ़ेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी 1-2 एग्जाम्पल दे रखे हैं आगे, ठीक है। आज के लिए अभी हम ये पढ़ेंगे, एक और 9.8.2 आज पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इजी है, मतलब मेरे को नहीं लगता है अभी तक तो जो भी आज की क्लास में पढ़ा है बिल्कुल भी डिफिकल्ट है, आपको आधे से ज्यादा चीज अभी क्लास के अंदर ही याद होगी। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। एंजाइम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, अभी हम क्या पढ़ेंगे कि एंजाइम से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने का, एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं वो सब अभी पढ़ेंगे।
द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू ए रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, कोई केमिकल और या मेटाबॉलिक चेंजेस आए तो उसे रिएक्शन बोल देते हैं। द केमिकल इन विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। देखो प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा फाइनल चीज, और जो इनिशियल जिससे बन के आया उसे क्या बोलते हैं हम, सबस्ट्रेट। ठीक है, हम जब अगर इसकी बात करते हैं ना, हम जब बायोलॉजी में बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट के नाम से बोलते हैं। अगर आप वो तो बच्चों क्या होते हैं, हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम रिएक्टेंट बोल देते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कोई चीज जा रही है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो अभी इसमें हम क्या बोल रहे हैं, हम इसे सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। Hence enzyme that is protein with three dimensional structure। एंजाइम क्या है, एक टाइप का प्रोटीन विद 3D टर्शरी स्ट्रक्चर। वही कह रहा है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन है विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के बारे में हमने पढ़ रखा है। एक्टिव साइट क्या होता है, एक टाइप की पॉकेट होती है ना जो एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं, उसका काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देना। ये सबस्ट्रेट दिख रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना किसका काम होता है, एंजाइम का। कहाँ से, एक्टिव साइट पे से जाके। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट एस, एस का मतलब सबस्ट्रेट, एस कहीं पे लिखा हो तब समझ लेना सबस्ट्रेट लिखा है, हैज टू बाइंड टू एंजाइम एट एक्टिव साइट। हमने तो सब चीज पहले देख ली है डायग्राम के थ्रू कि सबस्ट्रेट कहाँ जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर देता है विद इन क्लेफ्ट और पॉकेट। इसे क्या बोलते हैं, उस छोटे सी जगह को मैंने बताया था ना, पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट बोलते हैं। या इसमें क्या एक और नाम ऐड कर दिया, क्लेफ्ट। हमने पीछे एक बार एक और नाम पढ़ा था एक्स्ट्रा, कौन सा नाम पढ़ा था हमने यहाँ पे, CREVIC। ठीक है, ये वाला नाम पढ़ा था ना हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज थ्रू एक्टिव साइट। क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के पास जाना जरूरी है, वहां पे जाके क्या होता है, एक टाइप ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम ES, ई से का मतलब एंजाइम, एस का मतलब सबस्ट्रेट। तो क्या कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेन। ट्रांजिएंट मतलब विद मतलब ये जो फॉर्मेशन होता है ना, ये पक्का ऐसा नहीं है, ये 100% वो पूरा फॉर्मेशन ही एंजाइम सबस्ट्रेट ऐसे का ऐसा नहीं रहेगा। ये विद फॉर फ्यू सेकेंड, एक बहुत कम, एक झलक भर के लिए, ट्रांजिएंट टाइम के लिए ही होते हैं फॉर्मेशन। क्या हुआ, एंजाइम आया, सबस्ट्रेट से बाइंड करा और क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एक टाइम के लिए होता है, बस एक थोड़ा सा टाइम के लिए होता है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। उसके लिए क्या होता है, ट्रांजिशन, उस टाइम पे जो आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कर रहे हो उसे कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो कुछ नहीं है, सेम ही है, पता है सेम ही चीज है, बस है ना टर्मिनोलॉजीज बार बार इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। यहाँ पे एक बार बॉन्ड बनने का और मेक ब्रेक होने का अगर एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद क्या रिलीज होएगा, प्रोडक्ट फ्रॉम एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से क्यों रिलीज होएगा प्रोडक्ट, क्योंकि सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट पे जाके ही बाइंड हुआ था, इसलिए एक्टिव साइट से ही क्या रिलीज होएगा, प्रोडक्ट। अदर वर्ड्स में बोले, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो सबस्ट्रेट था उसका स्ट्रक्चर किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। अभी हमने ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट अभी पढ़ा था, है ना। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर वो कह रहा है कि ये पूरा प्रोसेस को किसके थ्रू होके जाना पड़ता है, बीच में एक आता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये कैसे आता है, कहाँ से सबस्ट्रेट कहाँ से प्रोडक्ट बनता है, मैं आपको बताती हूँ। There could be many more altered structure state between the stable substrate and product। देखो सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा स्टेबल सबस्ट्रेट है उतना ही प्रॉपर प्रोडक्ट बन के निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का जो हाफ प्रोसेस में ही प्रोडक्ट एक्टिव साइट से अनलॉक हो जाए, वो क्या हो जाएगा, गलत। अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों को क्या होना पड़ेगा, एक स्टेबल स्टेट पे होना पड़ेगा।
Implied in this statement is the fact that all other intermediate structures are unstable. उसके बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, अनस्टेबल। स्टेबल क्या होएगा, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, और बीच के जितने भी बनेंगे वो कितने कैसे होंगे, अनस्टेबल। जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, वो क्या था हमारा, अनस्टेबल। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी किसके साथ रिलेट करी जा रही है यहाँ पे, एनर्जी के साथ, ठीक है। स्टेबिलिटी को किसके साथ रिलेट करा जा रहा है, एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। Hence we look at the pictorial through a graph, it looks like something as in figure 9.4। ये प्रॉपर पूरा ग्राफ हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम विद एंजाइम। उससे पहले मैं आपको ना एक छोटा सा चीज मैं आपको यहाँ पे ना बता देती हूँ। क्या, मैंने अभी तक आपको ये 2-3 बार बताया है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है। आगे जाके मैं आपको एक एंजाइम बना के दिखा देती हूँ, आज की क्लास में मैंने एक बार पहले बताया। ये मेरा एंजाइम है, आगे जाके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक सेकेंड, बस हल्का सा 2-3 मिनट में आपको ये पूरा प्रोसेस क्या होता है समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रेड कलर से मैंने आपको क्या बना के दिखाई है, मैंने आपको एंजाइम बना के दिखाई है, सबको पता है, ठीक है। और इसकी जो बीच में उसे पॉकेट्स या उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट बोलते हैं, या उसे हम क्लेफ्ट बोलते हैं, है ना, या उसे हम पॉकेट बोलते हैं। अब ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या बनाया है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा एंजाइम है, ठीक है। ये मेरा सबस्ट्रेट है और ये मेरा एंजाइम है, ये दोनों मिले और इन्होंने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाए, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ कहाँ पे, आपकी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे। फिर क्या हुआ, कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ और कुछ वो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए और जाके क्या बन गया, ये जो एंजाइम था, सॉरी सबस्ट्रेट था, ये किस में जाके कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर जाके कन्वर्ट हो गया। और जो एंजाइम जैसा पहले था ना इनिशियली, वैसे ही जाके रिलीज हो गया। ये क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस है एक काइंड ऑफ इसका, कि कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करके और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। बीच में ये जो स्टेट आई है, ये कैसी स्टेट है, अनस्टेबल है। अभी हमने पढ़ा ना, बीच के साथ जितनी भी स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, वही वाले स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एक साइड दिखा रखा है और एक साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो आपकी एनर्जी का स्टेट है। सबस्टेट लिखा है पहले इनिशियल में, और लास्ट में आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा होगा। दो चीजें मेरे को समझ में आ गई, पहला इनिशियल सबस्टेट, फाइनल प्रोडक्ट। उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट एक कुछ ही टाइम के लिए स्टेट आती है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उसके बाद वापस से वो पूरा प्रोसेस वापस से प्रोडक्ट की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट आने के लिए, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक टाइप ऑफ हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, दिख रही है ना यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट पे सबसे ज्यादा है। यहाँ पे दो केसेस दिखा रखे, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। विदाउट एंजाइम में तो आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको एक्टिवेट करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक लाने के लिए। बट अगर देखो विद एंजाइम, मैंने एंजाइम उस पूरे कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, तो एंजाइम की प्रेजेंस से क्या हुआ, जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी थी, इस पूरी रिएक्शन को एक्टिवेट करने की एनर्जी थी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। विदाउट एंजाइम बहुत ज़्यादा और विद एंजाइम बहुत कम है, ठीक है। और फिर वो जाके आगे जाके क्या बन गए, प्रोडक्ट में फॉर्म हो गए, ठीक है। ये जो पूरे ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है, ये कहाँ दी गई है, इस नेक्स्ट पैराग्राफ में। आगे क्या लिखा हुआ है, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी को, और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट। देखो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पे बीच में आपको ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है, एक टाइप ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है। यू विल नोटिस टू थिंग, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। एक एस और पी देखो, दोनों के दोनों सेम एनर्जी लेवल पे नहीं है।
एस अबव एनर्जी लेवल पे। आपको ये सबस्ट्रेट जो दिख रहा है उसका एनर्जी लेवल अबव है, और प्रोडक्ट जो दिख रहा है उसका एनर्जी लेवल कम पे दिख रहा है ना। तो एक एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको बिटवीन एस एंड पी। पी इज एट लोअर लेवल देन एस, ठीक है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो दो टाइप की रिएक्शन होते हैं, वन इज एक्सोथर्मिक एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक। क्या एक्सो होता है, क्या एंडो होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको अलग से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना के दिखा देती हूँ। सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक इसको मैं थोड़ा सा साइड यहाँ पे, यस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन को मेरे को करने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करेगी वो सारा स्टेट, तब जाके वो आगे जाके क्या होएगा, पूरा रिएक्शन होएगा, दैट इज योर एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक जहाँ पे एनर्जी आगे से रिलीज कर रहे हैं। तो ये वाली स्टेट क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि आपको सबस्ट्रेट हायर एनर्जी लेवल पे और प्रोडक्ट लोअर एनर्जी लेवल पे, मतलब जो कुछ एनर्जी ऐसी है जो रिलीज हो गई है ना, तभी तो उसकी एनर्जी लेवल घट गई है प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि उसने आधी एनर्जी तो रिलीज कर दी अपनी, दैट इज योर एक्सोथर्मिक। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू कीप द प्रोडक्ट, ये छोड़ो। However, whether it is exothermic or spontaneous reaction or an endothermic, एक्सोथर्मिक को दूसरा नाम क्या दे रखा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन अपने आप होती जाए उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या है, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। रिक्वायरिंग क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है ना, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। एस हैज टू गो थ्रू मच एज अ हायर एनर्जी स्टेट और अ ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या कह रहे हैं, सबस्टेट को एक हाई एनर्जी, हाई एनर्जी मैंने बोला था ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल की ट्रांजिशन स्टेट की हाई है। तो ये कह रहे हैं एस को ना, एस का मतलब सबस्टेट को एक हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट बिटवीन एस। अब हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक काइंड ऑफ डिफरेंस है। डिफरेंस किसके बीच का, एनर्जी लेवल सबस्टेट और ट्रांजिशन स्टेट की, दोनों के बीच के एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये सबस्टेट हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, इन दोनों के एनर्जी लेवल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी सॉरी एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग ट्रांजिशन ऑफ एस एंड पी मोर इजीली। एंजाइम क्या करता है, देखो जो मैंने बोला एंजाइम के प्रेजेंस से क्या हुआ, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी आपको पहले विदाउट एंजाइम ज्यादा देनी पड़ रही थी, अब वो आपको क्या दे रही है, कम देनी पड़ रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ना ये आज की क्लास के कंटेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट हमने जो क्वेश्चन बॉक्स के क्वेश्चन पूछे थे उसका मैं आंसर दे देती हूँ। वो एक्चुअली क्या, वो क्वेश्चन बॉक्स के क्वेश्चन क्या है हमारे बाय मिस्टेक वो इरेज हो गए, वो अभी दिख नहीं पाएंगे। तो मैं आपको, मेरे को याद है क्वेश्चंस क्या थे, मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन था आज की क्लास में हमारे बेस्ड ऑन लास्ट क्लास कि सबसे पहले हीमोग्लोबिन कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। तो हीमोग्लोबिन कैसा है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स एक साथ लिंक करके क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती है। एक तो क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड। रिड्यूसिंग एंड क्या होता है, देखो रिड्यूसिंग एंड हम पढ़ते जब हम पढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड के अंदर राइट एंड होता है रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड की चेन पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर दोनों चीज पढ़ते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग राइट एंड और लेफ्ट एंड को क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। अब आगे पढ़ते हैं, हमने अगली बार क्वेश्चन था व्हाट इज प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ते हैं, प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानाइन, और पिरामिडिन्स होते हैं आपके बच्चे हुए तीनों, कौन कौन से, थायमिन, यूरेसिल एंड
थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, ये हमने 5 नाइट्रोजन बेसिस पढ़े थे, उसमें से प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स के बारे में पढ़ा था। एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन्स एंड बाकी के तीनों पिरामिडिन्स। आज के क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन की वजह से आपको हल्का सी दिक्कत हुई होगी लास्ट में, बट वैसे आपको पूरी क्लास आज की समझ में आई होगी क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। कुछ नहीं होता, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक जगह पे बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम रिलीज हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। एंजाइम सॉरी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या होता है, स्टेबल, और बीच में एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।